हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर कैपेसिटेंस वो चल रहा है और लास्ट टर्न पर आपको जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था उसका नाम था एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। ये आपके सामने आ चुका है ये टॉपिक, और इस टॉपिक को मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था। बस एक फिनिशिंग टच जो देना बाकी है वो आज कंप्लीट करेंगे। काफी बच्चों ने इसका आंसर मुझे कॉल करके बताया और कुछ ने सेंड भी किया, लेकिन जिन्होंने नहीं सॉल्व किया या कर पाए उनके लिए मैं कंप्लीटली इसको सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट टर्न पर आपका जो ये आर्टिकल है वो यहाँ पर हमने छोड़ दिया था, और ये स्टेप कैसे आया था इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, यानी पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। ये जो हमारा फॉर्मूला आया था फाइनली, जिसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया था, जो आज मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला था वर्क जो बैटरी ने किया है इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज स्टोर करने के लिए। हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर द वर्क इज डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। ये वो वर्क है जो बैटरी ने किया है इस कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्जिंग के लिए, 0 से Q तक चार्ज देने के लिए। जब तक बैटरी कनेक्टेड नहीं थी 0 चार्ज था, कनेक्शन होने के बाद कितना चार्ज स्टोर हो गया Q, तो 0 से Q तक चार्ज देने के लिए बैटरी ने कितना वर्क किया वो हमने यहां तक कैलकुलेट कर लिया था विद रीजंस। अब आपको आगे कैलकुलेट करके बताते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा। इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला, जो कि इस क्लास में भी, इस सेशन में बहुत बार बताया जा चुका है और 11th क्लास में भी बताया था, मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला हम इस क्लास में भी काफी बार यूज कर चुके हैं और पिछली क्लास में भी। तो बस यहाँ x की जगह q है, पावर कुछ नहीं होती तो 1 मानी जाती है, साथ में dq है, वहाँ x था तो dx था। तो आप ये फॉर्मूला इस सिचुएशन में जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा q स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पावर 1 में 1 ऐड होगा तो स्क्वायर बन जाएगा ये q टू द पावर 2 जिसे भी बोल सकते हैं। तो आपके पास q स्क्वायर बाई 2 आ गया। और यहाँ आपको बताया था लिखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ बताया था अपर लिमिट लिखते हैं। और अगले स्टेप में ये जो वेरिएबल होता है q है, जैसे कि यहाँ, या x y z जो भी कुछ होता है, उस वेरिएबल की प्लेस पर अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा 1/c। इस q की जगह आप अपर लिमिट पुट करोगे तो q ही आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देते हैं। माइनस करके इस q की जगह आप लोअर लिमिट पुट करोगे, यानी 0 और स्क्वायर और बाई 2। अब ये 0 स्क्वायर बाई 2 तो पूरा 0 हो जाएगा। आपके पास फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा W इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये आपका वर्क आ चुका है। कौन सा वर्क आ गया है? जो बैटरी ने किया है कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज को स्टोर करने के लिए। और अब आप
नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पहले स्टेप के मुताबिक आपने वर्क, बैटरी ने जो वर्क किया है पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करने के लिए, वो वर्क फाइंड आउट कर लिया। द वर्क इज डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर, दिस मच इज द वर्क डन। सेकेंड स्टेप कहता है द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने बताया था जिस चीज ने वर्क किया होता है उसकी एनर्जी खर्च हो जाती है, और वो चली कहाँ जाती है एनर्जी, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो चली जाती है उस बॉडी के अंदर जिसके ऊपर वर्क हुआ है। तो ये वर्क कैपेसिटर की प्लेट्स में चला गया इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट करेंगे आज के बाद। कैपिटल यू इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, और वो होगी 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये जो लाइन है द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इस वर्क के नीचे यहाँ पर आपको ये लाइन लिखनी होगी, और आपके पास ये वर्क ही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, 11th क्लास में भी पढ़ते आए हैं। अगर आप किसी बॉल को थ्रो करते हो तो आपके द्वारा किया गया वर्क बॉल के अंदर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से रेज करते हो एक सर्टेन हाइट तक, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से यहाँ तक ले गए तो जितना वर्क आपने किया वो इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे जब भी कोई बॉडी वर्क करती है उसकी एनर्जी खर्च हो जाती है वर्क करने में, और वो एनर्जी उस बॉडी में चली जाती है जिसके ऊपर वर्क किया। और वर्क हो या एनर्जी हो, ऐसा यूनिट हमेशा जूल होगा, वर्क के लिए भी और एनर्जी के लिए भी। किसी भी टाइप की एनर्जी हो ऐसा यूनिट जूल होगा। तो इतने जूल्स आपके पास आ गई कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद रखना है, काफी यूज होगा न्यूमेरिकल्स में भी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला है, हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब ये तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले आपके बन सकते हैं। सेकेंड नंबर के फॉर्मूला बनाने के लिए आप U ऐसे का ऐसे लिख दें, 1/2 भी लिख दें। अब ये जो Q है, इस Q के प्लेस पर आप यहां से Q की वैल्यू CV रख सकते हैं। तो जब आप Q की वैल्यू CV इस Q की जगह प्लेस करेंगे तो आपके पास आएगा C स्क्वायर V स्क्वायर। अगर पूरा देखना है तो बच्चे पूरा भी स्टेप देख सकते हैं। कैसे, इस Q की जगह आपने CV पुट कर दिया। ब्रैकेट से कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं। Q की जगह आपने CV पुट कर दिया, बाहर स्क्वायर है, नीचे C है, इक्वल टू करके आपका आएगा हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। एक C से ये एक C कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एनर्जी का एक नया फॉर्मूला आ गया है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये आपका एनर्जी का सेकेंड नंबर का फॉर्मूला बन गया। तो एक फॉर्मूला, एक मार्क लगा रहा हूं, ये बन गया आपके पास, एक फॉर्मूला एनर्जी का ये बन गया, इसी से बना है। और थर्ड नंबर का फॉर्मूला दिखाने के लिए मैं ये जगह खाली कर देता हूँ। आपके पास तो ये जगह, अब ये जो लिखा हुआ है वो सब चीज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी आपके मोबाइल पर हमेशा के लिए अवेलेबल हो गया है। रिवाइंड करके दोबारा जो चीज़ हट गई है उसको देख सकते हैं। थर्ड नंबर का फॉर्मूला बनाने के लिए इसी फॉर्मूले में U इज इक्वल टू हाफ, Q को ऐसे ही रहने दें अब की बार, C का वैल्यू पुट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से C का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए C का वैल्यू क्या होगा इस फॉर्मूले से नेक्स्ट स्टेप में, Q बाई V। तो आपके पास ये और ये
तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई या इंटरचेंज कर कर बने हैं। तो सी की जगह आप क्यू अपॉन वी पुट करेंगे, अगर यहाँ सी था, ये सी की जगह क्यू अपॉन वी पुट करेंगे तो एक ये क्यू से ये एक क्यू कैंसिल हो जाएगा और वी को आपको ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास u इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला बन गया। इन तीनों फॉर्मूलों को बॉक्स में बंद कर देते हैं, जो जिससे आपको पता चलता रहे, एक ये और एक ये आपके पास तीन अलग अलग फॉर्मूले आ गए हैं। ये थर्ड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये रहा। इसको भी बॉक्स में बंद करें, चलो भी दिखाते हैं, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये रहा। तो आपके पास ये जो ग्रीन बॉक्स है, तीन ग्रीन बॉक्सेस देख रहे हैं, इन तीन ग्रीन बॉक्सेस में आपके पास तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं जो बताते हैं एनर्जी स्टोर्ड कहना चाहिए, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। और वो एनर्जी उसमें कहाँ से आई है? वो एनर्जी आई है उसमें इस बैटरी से। बैटरी की एनर्जी खर्च हुई, बैटरी ने वर्क किया और ये एनर्जी कैपेसिटर को दे दी। जूल्स में मैंने बताया नापी जाएगी एनर्जी। ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, इनका बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और ये डेरिवेशन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। एनर्जी है ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वैल्यू के साथ डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन इसमें होता ही नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक पर अगर हमें बढ़ना है और उसे अच्छी तरह समझना है कि वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज रिकॉल करनी होगी। ये पूरा चैप्टर जिस मेन चीज के ऊपर बेस्ड है वो आपको सामने दिखाई दे रही है, और वो चीज है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, तो उसी की कैपेसिटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी की अभी हमने एनर्जी स्टोर, यानी इसके ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो स्टडी किया। लेकिन एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो वहीं पर फिनिश हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब आपने किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था, तो आपके पास ये फॉर्मूला आया था, और इस फॉर्मूले को देखकर आपने ये 3 पॉइंट्स नोटिस किए थे, जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है उसके प्लेट्स के एरिया के ऊपर, और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस के ऊपर, और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अगर आप चाहते हो कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ाई जा सके, अभी आपको ये जितनी कैपेसिटेंस दे रहा है, यानी जितनी चार्ज अपने पर स्टोर कर रहा है, जितनी इसकी कैपेसिटी है, उससे आप और बढ़ाना चाहते हो। वैसे भी इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं है, इतना मिल जाता और चाहिए। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम इसकी कैपेसिटेंस को और इंक्रीज करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी तो वैसे भी इंक्रीज करने का बड़ा चलता रहता है प्रोग्राम। आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनकी, मोबाइल की, जैसे जैसे नया मॉडल लॉन्च होता है उसके मेमोरी इतने जीबी है। अब 64 जीबी के फोन आए थे, अब 128 जीबी के फोन आए थे। सब चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर हो सके, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये टेक्नोलॉजी, हमारे जो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसे कंप्यूटर जब आते थे तो उनकी जो हार्ड डिस्क होती थी, बहुत मुश्किल होता था किसी की 250 जीबी, फिर 500 जीबी, अब 1 टेराबाइट आम बात है। कोई भी लैपटॉप खरीदने जाओगे आप, 1 टेराबाइट से ही शुरू होता है उसका मेमोरी।
ऐसी रैम आपने सुना होगा, तो रैम 12-13 साल पहले, 15 साल पहले जब कंप्यूटर खरीदते तो उसमें 2 GB की रैम लगी होती। GB जैसे चार्ज की यूनिट कूलम है, ऐसे ही मेमोरी की यूनिट गीगाबाइट GB में भी होती है। अब 2 GB के बाद 4 GB, 8 GB, ऐसे मेमोरी उससे उसकी स्पीड बढ़ती है। तो परफॉर्मेंस बढ़ने के लिए हम स्टोरेज को बढ़ाते हैं। यहाँ पर बस डेटा के बजाय, आपका मेमोरी के बजाय चार्ज की स्टोरेज बढ़ाने की बात चल रही है। तो जब फॉर्मूला हमने पढ़ा तो हमें पता चल गया कि चार्ज की कैपेसिटेंस की स्टोरेज को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम एरिया ऑफ द प्लेट्स दिख रहा है ये, इसको बढ़ा दें। फॉर्मूले से पता चल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी बड़ी आप ये साइज की प्लेट्स लोगे उतनी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। लेकिन उससे एक दिक्कत क्या आएगी, कैपेसिटर का साइज जो है वो बल्कि हो जाएगा, और साइज बल्कि होने से हमें उसकी रखरखाव में दिक्कत आएगी, ज्यादा जगह घेरेगा। हम साइज भी कॉम्पैक्ट रखना चाहते हैं। तो दूसरा फैक्टर बोलते हैं डिस्टेंस को कम कर दें। ये क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहा है डिनोमिनेटर में, जितना डिस्टेंस कम से कम लेंगे प्लेट्स के बीच में उतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो अब आप ये जब डिस्टेंस कम करते जाते हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही डिस्टेंस को कम कर सकते हो, और कम करते करते वो प्लेट्स आपस में टच हो जाएंगी, और प्लेट्स आपस में टच हो गई तो ये सारा चार्ज जो पॉजिटिव स्टोर हुआ है वो इस दूसरी प्लेट में ट्रांसफर होएगा कंडक्शन की वजह से। तब इंडक्शन नहीं होगा। अभी तो जितना पॉजिटिव आप यहाँ स्टोर कर रहे हो एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, जो एक दूसरे को होल्ड करके रखे हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से। जब अगर आपकी प्लेट्स नजदीक लाते लाते अगर गलती से भी टच हो गई ना, तो टच होते ही ये वाली प्लेट भी नेगेटिव के बजाय पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और वो सारा चार्ज फ्लो करके अर्थ में चला जाएगा। यानी आप उसे चार्ज दोगे लेकिन वो उस पर स्टोर नहीं होगा, अर्थ में जाता रहेगा, लीक होता रहेगा। ये कुछ वैसा ही है कि कंटेनर आपने लिया एक और बोला कि अच्छा इसमें इतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड आ सकता है, नीचे आपने एक होल कर दिया, अब यहाँ से लिक्विड निकलना शुरू हो गया। अब आप सोच रहे हो कि मैं जितना डाल रहा हूँ लिक्विड उतना आए जा रहा, लेकिन ऐसा थोड़ी है। जो आप डाल रहे हो वो इसमें आ नहीं रहा है, बल्कि नीचे से लीक हो रहा है। तो आप इसको जब चार्ज दोगे तो वो सारा चार्ज अर्थ पर जाता रहेगा। आप जितना भी चार्ज दे दो इसमें कुछ भी होल्ड होके नहीं रहेगा, सारा लीक होके अर्थ पे चला जाएगा अगर ये प्लेट्स टच हो गई तो डिस्टेंस भी बहुत कम नहीं कर सकते क्योंकि फिर प्लेट टच होने का खतरा है। तो ये एरिया और डिस्टेंस वाला जो फंडा है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को प्रॉपरली बढ़ाने के काम उतना ज्यादा नहीं आ पा रहा है। कारण बता दिया आपको, रीजन एरिया बढ़ाने से साइज बल्कि हो जाता है तो दिक्कत होती है, और डिस्टेंस कम करते करते डिस्टेंस कम करने की भी एक लिमिट है, वो टच हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर कैपेसिटर ही खत्म हो गया। तो जो तीसरा फैक्टर बचता है वो है इन दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम, जो कि फिलहाल एयर या वैक्यूम है, जिसे हम फ्री स्पेस भी कहते हैं। फ्री स्पेस, जिसकी वजह से एप्सिलॉन नॉट आया है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, जिन्होंने शुरुआत में ये बनाया होगा, कि चलो हम इस मीडियम को, यानी इन प्लेट्स के बीच में ये जो जगह है इसको बदल कर देखते हैं। यानी यहाँ पर कुछ और मीडियम या कोई और ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं, जिससे मीडियम एयर वैक्यूम के अलावा कुछ और हो जाए, तो उससे कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है। अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो मीडियम चेंज कर लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा मामला। तो ये जो एक्टिविटी करने अब हम जा रहे हैं, उसके लिए पहले रीजन समझ लें कि हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का मीडियम चेंज करके देखेंगे कि कौन सा मीडियम, इसमें अलग अलग मीडियम होने पर इसकी कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है। कैपेसिटर यही रहेगा, प्लेट्स यही रहेंगी, डिस्टेंस इतना ही रहेगा, सिर्फ मीडियम बदल के उसकी कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है ये हम देखने चलते हैं। यही हमारा नेक्स्ट मिशन है इस कैपेसिटर के बारे में।
तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज किया जाता है ये जानने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ना होगा। इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। हमारे नेचर में जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे छोटी क्लास में आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो कुछ चीजें सॉलिड होती हैं, कुछ चीजें होती हैं लिक्विड, और कुछ मटेरियल्स होते हैं गैसेस। ये मटेरियल्स को सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैटेगराइज करना भी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटालॉइड्स होते हैं, तब भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। क्लासिफिकेशन मतलब दी गई चीजों को कैटेगरीज में डिवाइड करना। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आगे के लिए काम आएगी, वो भी याद रखें कि जब हम मटेरियल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तब हमारे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे इस कंडीशन में आपका क्राइटेरिया है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट के हिसाब से, यानी उनकी सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, स्टेट के हिसाब से चीजों को हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे। बच्चों ने सुना होगा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स नहीं सुना है तो ये तो सुना होगा कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर वर्ड जो है ये किस चीज के लिए यूज होता है? सब बच्चों को ये तो पता है। जब हम कंडक्टर बोल रहे हैं तो आम बोलचाल की भाषा में एक ऐसे मटेरियल का नाम ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट आसानी से फ्लो कर जाए, तो वो है कहलाता है कंडक्टर। जिसमें करंट बिल्कुल नहीं फ्लो करता वो कहलाता है इंसुलेटर। और जिस मटेरियल में कंडक्टर करंट जो है वो कंडक्टर जितना अच्छा फ्लो नहीं करता लेकिन इंसुलेटर की तरह भी नहीं है कि बिल्कुल फ्लो नहीं करे, जो इनके बीच का कंडक्टर जितना अच्छा नहीं लेकिन इंसुलेटर जितना बेकार नहीं होता, उसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो जब हम मटेरियल्स को इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला कंडक्टर जो कि यहाँ लिखा ही है, दूसरा इंसुलेटर जो कि यहाँ लिखा है, और तीसरा सेमीकंडक्टर, तब हमारा क्राइटेरिया ऑफ डिवीजन क्या है? हाउ करंट फ्लोज, फ्लो ऑफ करंट कह देते हैं। तो मटेरियल्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करने के पीछे कोई क्राइटेरिया होना जरूरी है। यहाँ स्टेट के हिसाब से डिवाइड किया था हमने, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। यहाँ हमने उनकी कंडक्टिविटी के हिसाब से डिवाइड किया। लेकिन इस चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस यूनिट में बल्कि कहना चाहिए, हम मटेरियल्स को जिन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं उसमें पहली दूसरी कैटेगरी तो वही है जो अभी बताई, कंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो सेमीकंडक्टर नहीं है। बताया सेमीकंडक्टर हम तब बोलेंगे तीसरी कैटेगरी को, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी और ये थर्ड कैटेगरी। इसमें से फर्स्ट और सेकंड तो कंडक्टर और इंसुलेटर ही कहे जाएंगे मटेरियल्स, लेकिन थर्ड कैटेगरी को हम सेमीकंडक्टर तब कहते हैं जब हम फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। यहाँ हम चार्ज स्टोर करने की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग बताया था चार्जेस एट रेस्ट। तो जब हम चार्जेस एट रेस्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, तो तीसरी कैटेगरी का नाम सेमीकंडक्टर ना होके आज के बाद याद रखें डाइलेक्ट्रिक होगा। अब इससे पहले कि इसका कैपेसिटर से क्या लेना देना है ये हम पढ़ें, पहले आप
कंडक्टर्स, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक को समझ लें कि वो कैसे होते हैं अंदर से। ये समझने के लिए आपको इनका अंदर का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना होगा। ये जो पहला आप डायग्राम देख रहे हो, बॉक्स बना के दिखाएं, ये फर्स्ट डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये एक कंडक्टर का इनसाइड एटॉमिक व्यू है, एक तरह से माइक्रोस्कोपिक व्यू बोल सकते हैं जिसको। और इस माइक्रोस्कोपिक व्यू में क्या दिखाया गया है कि कंडक्टर के, और कंडक्टर कौन होते हैं? मेटल्स। कंडक्टर का सिनोनिम आप मेटल भी बोल सकते हो। दुनिया का कोई भी मेटल आप उठाकर देख लो, उसका जो एक एटम होगा, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। आप कोई भी मेटल उठाकर देख लो, एग्जांपल के तौर पे कोई भी मेटल के नाम बताएं, आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सोडियम वगैरह, कोई भी मेटल उठाकर देख लो, उसका एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, तो आपको पता चलेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां भी ये बात बहुत डिटेल में बताई जाती है कि हर मेटल के, हर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, जिन्हें वो लूज कर देता है। और जब वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकलकर फ्री हो जाते हैं और उस मेटल के अंदर ही घूमते रहते हैं। जब तक एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तब तक वो एटम रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जब वो एटम रूम टेम्परेचर पर ही, मेटल का एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी है, उसके 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से उसकी टेंडेंसी है लूज करने की, तो वो ऑलरेडी लूज किए होता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री मतलब आजाद, वो एटम के चारों तरफ बाउंडेड यानी घूमने के लिए मजबूर नहीं है। और जिस एटम ने वो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो एटम अब एटम नहीं, पॉजिटिव आयन है। तो जब आप किसी मेटल के अंदर माइक्रोस्कोपिकली झांक कर देखोगे, आंख से तो दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप ऐसा बन चुका है जो एटम या इलेक्ट्रॉन को दिख सकता है, तो जब आप झांक कर देखोगे तो आप पाओगे कि उस सब्सटेंस के अंदर मेटल के एटम्स नहीं, आपको मिलेंगे पॉजिटिव आयन बहुत सारे। ये जो आप बड़े बड़े गोले देख रहे हो, ये उस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन बन गए हैं सारे। और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो ये माइनस साइन से, जो इन एटम से अलग हो चुके हैं, लेकिन हैं इस मेटल के अंदर। इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर ही हर मेटल के अंदर दोनों तरह का चार्ज होता है, और वो भी फ्री। पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज, जो कि एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से आया है, और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज। और ये सब रेंडम मोशन में रहते हैं। तो ये बात आपको आगे बिहेवियर वगैरह समझने के लिए याद रखनी है कि जब भी मैं मेटल बोलूंगा तो मेटल बोलते ही, कंडक्टर बोलते ही, कंडक्टर मेटल एक ही बात है, मेटल ही कंडक्टर होते हैं। मेटल बोलते ही, कंडक्टर बोलते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट यूनिट में भी काम आएगा। मेटल बोलते ही, कंडक्टर बोलते ही आपको याद रखना है कि उस सब्सटेंस के अंदर एटम्स नहीं होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, क्योंकि उसके एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। और पॉजिटिव आयंस के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों तरह का चार्ज होगा। अब बारी आती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर का अगर आप ऐसे ही अंदर स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि इंसुलेटर का कोई भी एटम कभी कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता।
यानी इंसुलेटर के अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी। जैसे इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसके एटम्स की। इसके एटम्स की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, इतने स्ट्रांगली बाउंड होते हैं कि वो कभी कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, और एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता तभी पॉजिटिव आयन बनता, तो कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होगा। इसके सारे एटम्स, सारे के सारे एटम्स, N लिख रहा हूं मैं, N फॉर न्यूट्रल, नो चार्ज। और ये इतने स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं कि किसी भी कीमत पर कोई बाहर से भी कुछ फोर्स या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी लगाने पर ये टस से मस नहीं होते। इसीलिए इसका कुछ भी बिहेवियर नहीं होता इंसुलेटर का। अभी बिहेवियर तो खैर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले अंदर का स्ट्रक्चर याद रखें सारे बच्चे। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, बिल्कुल हिल भी नहीं सकते, बस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं चारों तरफ, इनसे बाहर किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते। और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते एटम से, तो ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो तीसरा आपको डायग्राम दिख रहा है, ये तीसरा जो डायग्राम है ये तीसरे कैटेगरी का डायग्राम है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। और डाइलेक्ट्रिक की क्या खास बात है कि इसमें भी इंसुलेटर की तरह ही बीच में पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस और चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, और कोई भी एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया होता, यानी इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यह है आपका क्या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसमें भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बस फर्क इतना है कि इस इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ या एटम में टाइटली बाउंड होते हैं, इतना ज्यादा टाइटली कि वो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं करते बाहर की किसी चीज को, अपना ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ आप देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, मतलब इतने लूज भी नहीं होते कि फ्री होके बाहर निकल जाएं, और इतने टाइट भी नहीं होते कि बिल्कुल भी हिल नहीं सकते अपनी जगह से। ये हल्का सा फर्क इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में होता है। तो आगे बढ़ने से पहले, यानी नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले, आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छी तरह याद रखने हैं, जिससे कि आपको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए इनमें से क्या यूज करते हैं प्लेट्स के बीच में रखने के लिए और क्यों, ये सारा बिहेवियर समझना पड़ेगा काफी डिटेल में। लेकिन ये बिहेवियर वही बच्चे समझ पाएंगे जिनको ये पता चल जाएगा या ये याद रहेगा कि एटम का कोई मेटल का कोई ऑब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो मेटल के ऑब्जेक्ट के अंदर मेटल के एटम्स होंगे, और उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स फ्री यानी लूज कर दिए होंगे उन एटम्स ने, और वो अब एटम्स पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में फ्रीली नेगेटिव चार्ज, दोनों तरह का चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली हैं मूव करने के लिए, एटम से बाहर निकल चुके हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारे आपके पास फ्री मतलब मुफ्त नहीं, फ्री मतलब आज़ाद। फ्री होने का मतलब एक तो फ्री मतलब मुफ्त होता है और एक आज़ाद होता है। ये फ्री यानी आज़ाद इलेक्ट्रॉन है। दे आर नॉट बाउंडेड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जब इलेक्ट्रॉन एटम से आज़ाद हो जाते हैं तो एटम भी पॉजिटिव आयन बन जाता है, यानी पॉजिटिव आयन की फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में फ्रीली नेगेटिव चार्ज इसमें मौजूद रहता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, टाइटली बाउंड रहते हैं, यानी कोई
नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज फ्री नहीं, सारे एटम न्यूट्रल। और इसमें भी ऐसा ही होता है, सारे एटम न्यूट्रल, बट जो बाउंडेशन है या बॉन्ड है या यूं कहें इलेक्ट्रॉन्स उतने टाइटली बाउंड नहीं है न्यूक्लियस में, थोड़े से लूज हैं इंसुलेटर के कंपैरिजन में। तो अगली क्लास को देखने से पहले ये 3 बिहेवियर आपको याद रखने हैं। अब अगली क्लास में हम बारी बारी इसको और इसको, यानी कंडक्टर को, इंसुलेटर को और डाइलेक्ट्रिक को बारी बारी रख कर देखेंगे प्लेट्स के बीच में, और फिर पता चलेगा कि प्लेट्स में के बीच में रखने पर, इनमें से क्या चीज रखने पर कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है, और उस चेंज से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रखने पर कैपेसिटेंस बढ़ सकती है, थोड़ा सा उसमें उसकी कैपेसिटी में इंक्रीज हो सकता है। तो ये जानने के लिए हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक ये अच्छी तरह देखकर रिवाइज करिए, और आज के लिए ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। गुड बाय एंड टेक केयर।